और कुछ बता जब्त कर ले जाओ इनको। देखिए भी आराम से आराम से करें हाँ प्रिय मित्रों, आज आपसे इस प्रेस वार्ता में मैं एक बड़े ही संवेदनशील विषय पर बात करना चाहता हूं और डीपीआर के बाद में मेरा शायद ये पहला एक दौरा है, ऑफिशियल दौरा। तो आप सब लोगों का अभिनंदन भी स्वागत करता हूं। और आप लोग सिंस यू ऑल बिलोंग टू माय ओल्ड फ्रेटर्निटी, so I am more than comfortable communicating with all of you. जिस विषय पे मैंने आपको बताया कि बड़ा संवेदनशील विषय है और ये आप मुझसे, परिवार से, एक राज्य से, एक देश और विश्व सभी से ये कनेक्टेड है। और ये विषय है जलवायु परिवर्तन का और हमारे एनवायरनमेंट का। जैसा आप लोग जानते हैं कि आज के दिन हर व्यक्ति ये बात ज़रूर करता है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है और एनवायरनमेंट काफ़ी जगह डैमेज हो रहा है। इसको लेके विश्व भर में, देश में, राज्य स्तर पे अलग अलग प्रबंधन किए जा रहे हैं। अलग अलग गवर्नेंस के नए पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं और इसी को लेके भारतवर्ष में हर राज्य में एक संस्था का गठन किया गया है जिसे स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी कहते हैं। इससे पहले कि मैं अथॉरिटी के कार्य और उसके क्षेत्र के ऊपर आऊं, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि पिछले अक्टूबर में 2021 में ग्लासगो में COP26 हुआ था। COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, बेसिकली ये उन देशों की एक जलवायु परिवर्तन को लेके जो उनकी चिंताएं थी उसके बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सम्मेलन हुआ था, जिसमें भारतवर्ष भी और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी भी उसमें विशेष तौर पे उसमें उनका योगदान भी था और उनके बात को बड़े गौर से पूरे विश्व में इस बात को सुना गया था। COP26 मैंने आपको जैसे बताया कि ये उन सभी देशों का समूह है जो सभी हर वर्ष मिलके जलवायु परिवर्तन के बारे में पॉलिसीज़ बनाते हैं और एक नया इनिशिएटिव लेते हैं कि हम इस पे क्या क्या कर सकते हैं और क्या इसको सुधारने के लिए कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो COP26 ग्लासगो में विषय उभर के आया था कि हमने इस बात के लिए एक प्लेज लेनी है कि आने वाले समय में जो टेम्परेचर राइज़ है वो 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा बढ़ता रहा तो ये एक एनवायरनमेंट के लिए कैटास्ट्रफी होगी और एक बड़ा गलत ये एक नुकसान होगा। तो इन्हीं विषयों के साथ लेते लेते मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि एक तरफ हम मटेरियल डेवलपमेंट की बात करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, बट उसी समय हम लोग ये भी देखते हैं कि जो हमारा एनवायरनमेंट है बड़ा फ्रेजाइल होता जा रहा है और उसके साथ साथ काफ़ी तरह के नुकसान हैं। तो इसी दिशा को लेते हुए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की धारा 3 के अंतर्गत एक हर राज्य में और यूनियन टेरिटरी में एक अथॉरिटी का गठन किया गया है। इसका नाम है स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी। इसको सिया बोलते हैं, जैसे आपका शॉर्ट फॉर्म आप सिया। और इसके नीचे एक सब कमेटी होती है जो असिस्ट करती है, उसका नाम है सीएक, स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। तो ये इस कमेटी का जो गठन है भारत सरकार के जो सेंट्रल
एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का जो एक्ट है उसमें इसका गठन किया गया है। हरियाणा में पहली बार इस अथॉरिटी का गठन वैसे 2008 में हो गया था और इस अथॉरिटी का जो मैंडेट है वो है कि जो भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी इंडस्ट्रीज़ के प्रोजेक्ट हैं, जो भी माइनिंग के प्रोजेक्ट्स हैं और उसके अलावा अलग अलग इन्होंने एक 14 सितंबर 2006 को एक नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया था, वो आप लोगों को अभी हम देंगे। तो उस नोटिफिकेशन में एक शेड्यूल प्रोवाइड किया हुआ है 1 से लेके 8 तक, किस तरह के एक्टिविटीज़, किस तरह के प्रोजेक्ट इसमें सम्मिलित होंगे, वो सारी डिटेल इसमें दर्शाई हुई है। मेजर तौर पे जो 2 कैटेगरीज इसमें बनती हैं, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। कैटेगरी ए के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भारत सरकार के अधीन आते हैं। उनको अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए या किसी और ऐसे कार्य क्षेत्र के लिए अगर उन्होंने कोई प्रोजेक्ट है उसकी अगर क्लियरेंस लेनी है, एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेनी है, अगर वो ए कैटेगरी का है वो भारत सरकार देती है, अगर बी कैटेगरी का है तो उसको हरियाणा सरकार देती है। और हरियाणा सरकार में भी मेजर जो है आपके माइनिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, आपके कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं, आपके इंडस्ट्रीज़ के प्रोजेक्ट हैं और उसमें फिर उन्होंने अलग अलग कैटेगरी की हुई हैं। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन 20,000 स्क्वायर मीटर, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, 20,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा आप करते हैं और 1,50,000 मीटर तक जाते हैं तो वो कैटेगरी 8A मानी जाती है। और इसमें 8A में जो आपको EIA प्लान नहीं लेना पड़ता है और EMP प्लान नहीं लेना पड़ता है, वो एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान और एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। अगर ये 1,50,000 से ऊपर हो जाती है कंस्ट्रक्शन और 50 हेक्टेयर से ज़्यादा हो जाती है तो उसमें EIA और EMP की आपको लेना पड़ता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब से ये अथॉरिटी का गठन हुआ है 2008 से, ये हर 3 वर्ष के लिए इस अथॉरिटी का गठन होता है। इसमें 2 सेगमेंट होते हैं, जैसे मैंने बताया कि एक सिया और एक सीएक। और सिया में 3 मेंबर की एक कमेटी होती है जिसमें एक चेयरमैन होते हैं और एक एक्सपर्ट मेंबर होते हैं जो डिस्टिंग्विश और एक्सपर्ट एनवायरनमेंट की बैकग्राउंड से होते हैं और दूसरे जो डायरेक्टर जनरल एनवायरनमेंट होते हैं वो इसके मेंबर सेक्रेटरी होते हैं। और जो सीएक जो इसको कमेटी नीचे है उसके जो चेयरमैन होते हैं और उनके नीचे आज के दिन 5 मेंबर्स हैं और ये मेंबर्स भी अपने अपने फील्ड में, कोई PWD से, कोई फॉरेस्ट से, कोई पब्लिक हेल्थ से, कोई दूसरे अन्य क्षेत्रों से जो एक्सपर्टीज़ हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट एनवायरनमेंट के क्षेत्र में रहती है या जो अपनी एक्सपर्ट एडवाइस दे सकते हैं वो इसमें इसका हिस्सा रहते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका प्रोसेस बता देता हूँ बड़े सरल ढंग से। जब भी कोई प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए आता है तो वो सबसे पहले सिया में रिसीव होता है। सिया उस प्रोजेक्ट को उस एक चेक लिस्ट के हिसाब से देखने के बाद में उस प्रोजेक्ट को सीएक जो नीचे वाली कमेटी है वहाँ पे भेज देती है और वहाँ पे उसके विभिन्न पहलुओं पे विवेचना करके और उन पे अपना एक्सपर्ट व्यू करके वो वापस दोबारा सिया के पास भेज देती है और सिया उसका फिर फाइनल उसका उस पे निर्णय लेते हैं एनवायरनमेंट क्लियरेंस में उनको देने के लिए। और ये जनरली जो 3 तरह का इसमें टाइम फ्रेम रहता है कि सपोज एक समय में किसी को अगर एनवायरनमेंट क्लियरेंस मिल जाती है, पहले शायद इसकी अवधि 7 साल थी, अब घटा के 5 साल कर दी है जो वैलिडिटी है, अब 7 साल कर दी, सॉरी 5 से बढ़ा के 7 साल कर दी है। मैक्सिमम इसकी 30 इयर्स है जो माइनिंग के केसेस में होती है, ये इसकी परिधि रहती है। प्रोसेस में जैसे एनवायरनमेंट क्लियरेंस हो जाती है उसका सेकंड पार्ट ये आता है कि क्या एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेने के बाद में जो कंडीशंस उसकी एनवायरनमेंट क्लियरेंस में लगाई जाती है
उसके बारे में प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट हर 6 महीने में एक आप माने कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर अथॉरिटी ने कहा है कि आप ये प्रोजेक्ट लगाते हुए, एग्जीक्यूट करते हुए आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और इनकी कंप्लायंस करेंगे, तो वो सभी बात पे अपनी एक कंप्लायंस रिपोर्ट करता है। इसमें एक इंटरेस्टिंग विषय मैं आपको बताना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बिल्डर है, उसने अगर सिया से एनवायरनमेंट क्लियरेंस ले ली है 20,000 स्क्वायर मीटर से ऊपर की, कल को वो एक्सपेंशन करना चाहता है, उसी प्रोजेक्ट को बढ़ाना चाहता है, और या इसके अलावा दूसरा ये भी एक पहलू हो सकता है, सपोज़ कोई शुगर मिल है या कोई डिस्टिलरी है, उतने सपोज 10 KLD की लगाई है, उसके बाद में वो उसकी प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है, या कोई आपने जो रॉ मटेरियल पहले आप यूज़ करते थे उसमें कुछ और अपडेशन करना चाहता है, अपग्रेडेशन करना चाहता है। और इसके अतिरिक्त अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट जिसने आपसे एनवायरनमेंट क्लियरेंस ली है, वो अपनी टेक्नोलॉजी को और अपग्रेड करना चाहता है, वो दोबारा अथॉरिटी के पास आके एक्सपेंशन का बताएगा, दोबारा अपनी EC को एक तरह से मॉडिफाई करा के दोबारा उसको EC ग्रांट की जाएगी। तो मोटे तौर पे ये सारा इनका 3 साल का कार्यकाल होता है, डेट ऑफ नोटिफिकेशन से जिस दिन हो जाती है, और उसके 3 साल तक उस नोटिफिकेशन की वैलिडिटी रहती है। जब ये अथॉरिटी, कई बार ऐसा भी बीच में आ जाता है, जब ये अथॉरिटी नहीं रहती है, सपोज़ 3 साल का पीरियड है, उसके दौरान दोबारा गठित होने में महीने 2 महीने का टाइम लग जाता है, तो वो सारा कार्य क्षेत्र भारत सरकार MOEF, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज के पास में वापस चला जाता है। तो दोबारा जब अथॉरिटी बन जाती है तो दोबारा फिर ये स्टेट गवर्नमेंट को वो पावर और केसेस सभी रिस्टोर कर दिए जाते हैं। और ज़्यादातर इनमें जैसे पिछली जो अथॉरिटी अभी जिस अथॉरिटी को मैं हेड कर रहा हूँ, ये इसकी पिछली टर्म 29 जनवरी को ख़त्म हुई थी, 29 जनवरी 2022 को, और नई अथॉरिटी का गठन 21 फरवरी 2022 को हुआ है, जिसमें सिया एंड सियाक, और इसकी जो 3 साल की ड्यूरेशन आगे के लिए रहेगी, ये 22 में हुई है, तो आप ये मान के चलिए 2025 तक ये अथॉरिटी कंटिन्यू करेगी। तो इसका कार्य क्षेत्र मैंने आपको बताया कि ये ज़्यादातर, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन का, माइनिंग का और इंडस्ट्रीज़ का इसका कार्य क्षेत्र रहता है। और इसके साथ साथ कंप्लायंसेस ग्रांट करने के बाद में भी दे सकते हैं, और अगर कोई व्यक्ति बिना एनवायरनमेंट क्लियरेंस रहते हुए वायलेशन करता है तो उस पर जुर्माना भी हो सकता है, और उस पर एनवायरमेंटल डैमेज कॉस्ट भी डल सकती है। अगर कोई व्यक्ति बिना EC लिए कंस्ट्रक्शन सपोज कर लेता है तो उसको वायलेशन माना जाता है, या जो कंडीशन उसकी EC में लगाई है और वो उनको फुलफिल नहीं करता है या उससे ज़्यादा करता है। सपोज जैसे मैंने आपको बताया कि एक कोई शुगर मिल है या डिस्टिलरी है, आपने 10 किलोवाट उसकी लगाई है, KLD की लगाई है, और कल को आप प्रोडक्शन उसमें 15 KLD करते हैं, सो दैट एक्सटेंडेड पोर्शन विल बी ट्रीटेड एज वायलेशन इन दैट कंटेक्स्ट। और दूसरा, इसके लिए अभी 2-4 दिन पहले आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट भी दी है कि जो लोग बिना EC के ये कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, वायलेशन कर लेते हैं, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस में, एक्सेप्शनल केसेस में आप इसको बैक डेट से भी या प्री डेटेड एक्स पोस्ट फैक्टो भी आप इसको देख सकते हैं। अदरवाइज देयर इज़ नो प्रोविजन। पहली कंडीशन यही है कि आपने प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले, मोटी तौर पे वो एक देसी भाषा में जो कहते हैं ना, भी धरती को टच कफावड़ा लगाने से पहले आपके पास एनवायरनमेंट क्लियरेंस जरूर होनी चाहिए, दिस इज़ मस्ट। अब इसका जो रेलेवेंस है, मैंने आपको पहले ही प्रील्यूड में बताया कि अल्टीमेटली वी आर ऑल स्ट्राइविंग फॉर बेटर एनवायरनमेंट एंड वी आर ट्राइंग टू चेक that deterioration and damage does not take place to our environment. So that is why this authority has been constituted, and this authority, the mandate of the authority is to give guidelines, framework and a kind of system where the environment
loss cannot be there, or it can be checked, or other condition with regard to water, with regard to air, with regard to other parameters can be protected, can be preserved, can be checked. और इसके अलावा मैं आपको और एक दो बात से शेयर करना चाहूँगा। कि जो पिछली अथॉरिटी 29 जनवरी को ख़त्म हुई, इसने लगभग 574 केसेस इनके पास टोटल हमारे पास रिसीव हुए थे, और उसमें से लगभग हमने तो जो पिछली अथॉरिटी जिसकी टर्म कंप्लीट हुई है 578 टोटल केसेस आए थे, इसमें से 316 प्रोजेक्ट्स हमने क्लियर किए हैं, और इसमें टर्म ऑफ रेफरेंस और टोर जिसको कहते हैं वो 43 केसेस में दी है। और कुछ लोगों की जैसे 80 केसेस को हमने फाइल किया है, या उसको डी लिस्ट कहते हैं। ये वो केसेस होते हैं अगर किसी ने प्रोजेक्ट को अप्लाई कर दिया और आपने कुछ क्वेरीज लगा दी, पहले 6 महीने का पीरियड होता था, अब ये पीरियड घटा के भारत सरकार ने 3 महीने कर दिया है। अगर आप 3 महीने तक उन क्वेरीज को नहीं देते हैं तो हम उसकी स्पॉट इंस्पेक्शन करवा के उसका जायज़ा लेके तो उनको भी हम प्रोजेक्ट्स को हम कैंसिल कर सकते हैं। और कुछ ऐसे केसेस थे जहाँ पे एक्सटेंशन ग्रांट हुई है। एक्सटेंशन का मतलब है आपकी वैलिडिटी का जो पीरियड था वो 7 साल का था, उसके बाद में उसको बढ़ाने की बात में थी। और कुछ इसमें अब जो लास्ट में था कुछ 50 केसेस उस अथॉरिटी का जब कार्य क्षेत्र ख़त्म हुआ कार्यकाल तो उनके पास में पेंडिंग थे। सो दिस इज़ हाउ इट हैज़ गॉन। और दूसरा मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट आता है एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेने के लिए, तो हरियाणा सरकार ने 14 अक्टूबर 2021, इसको ज़रा इम्पॉर्टेंट अंडरलाइन कर लीजिए, से एक स्क्रूटनी फीस इंट्रोड्यूस की थी। इसमें जो 5 करोड़ तक का प्रोजेक्ट है उसकी 50,000 रुपये हैं। 5 करोड़ से 25 करोड़ रुपए का अगर प्रोजेक्ट है तो उसमें 1 लाख रुपए की है, और उसमें अगर 100 करोड़ से अधिक है तो उसमें 2 लाख रुपए की हैं। सॉरी, मैं बीच में एक छोड़ गया। 5 करोड़ से 25 लाख 1 लाख, 25 करोड़ से 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 1.5 लाख रुपए, और 100 करोड़ से अगर अधिक है तो 2 लाख रुपए। और इसके साथ में अगर कोई मिनरल 5 हेक्टेयर तक का माइनिंग का है तो उसमें 2 लाख रुपए का। और इसके अलावा अगर कोई जैसे 5 हेक्टेयर तक का है तो उसमें 1 लाख रुपए, और माइनर मिनरल के लिए 1.5 लाख रुपए। और इसके साथ ही 5 हेक्टेयर तक का जो क्षेत्र है इसमें भी जैसे ग्रेफाइट पत्थर और माइनर मिनरल है, इसके लिए 75,000 रुपये। ये सारी डिटेल नोटिफिकेशन हमने अभी आपके साथ में शेयर करेंगे, विल बी। तो इस का जो बेसिक पर्पज़ यही है कि जो सारी जो ये प्रोसेसिंग फ़ीस है, इसको आप स्क्रूटनी फ़ीस कह सकते हैं, तो ये हर एक प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट को नॉन रिफंडेबल है। ये अपने प्रोजेक्ट के साथ उनको जमा करानी पड़ती है, और उसका ये एक तरह से ये अथॉरिटी उसको चार्ज करती है। और इसके अलावा जब भी कोई प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट अपना नया केस लेके आता है तो उसके लिए अथॉरिटी ने कुछ चेकलिस्ट बनाई हुई हैं उनकी कन्वीनियंस के लिए, ताकि वो लोग पहले वो चेकलिस्ट को पढ़ लें और देख लें कि उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सो दैट दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू अननेसेसरली कम डाउन टू दी अथॉरिटी एंड नॉक द डोर, और वहाँ पे उनको किसी तरह की हैसल्स ना हो। मैं आज आपको बताऊंगा कि आज जो मॉर्निंग सेशन था जहाँ से ये आज का सिलसिला शुरू हुआ, तो पहली बार प्रॉब्ली आई कैन टेक द लिबर्टी टू से प्रॉब्ली दिस इज़ द फर्स्ट इंटरेक्टिव सेशन वी हेल्ड विद द प्रोजेक्ट कंसल्टेंट, प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट, जो एनवायरनमेंट के प्रोजेक्ट्स को फ्रेम करते हैं। उनकी प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट के बिहाफ पे जो
अथॉरिटी को केसेस एक्सपर्टीज़ के साथ में बना के डिपॉजिट करते हैं। आज उनके साथ हमारी पहली मॉर्निंग में मीट थी और लगभग 20 से 25 जो मेजर प्रोजेक्ट कंसल्टेंट्स थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और ये सभी जो कंसल्टेंट थे ये अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं और यही प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करते हैं और एज़ पर दी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन 2006 की जो मैंने आपको बताई है उनके अनुसार अथॉरिटी के सामने केसेस पेश करते हैं और ये इसको हम हैंडल करते हैं। और दूसरा ये जो चेकलिस्ट मैंने बताया तो ये सारी हम लोगों ने आज अपनी जो नई वेबसाइट पहली बार सिया की लॉन्च की है और इसके ऊपर ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने 2006 की नोटिफिकेशन जो आपकी स्क्रूटनी फ़ीस है और इसके अलावा एक नई भारत सरकार की तरफ से एक ऑफिशियल मेमोरेंडम आया है, एक कम्युनिकेशन आया है जिसके अनुसार भारतवर्ष की सभी जो अथॉरिटीज़ हैं सभी राज्यों में, यूनियन टेरिटरीज़ में, उनका जो परफॉर्मेंस है उसको इवैल्यूएट करने के लिए बेसिकली रैंकिंग देंगे वो कि किस राज्य की अथॉरिटी का डिस्पोजल कितना है, कितने लेट आपने किया है, कितने समय में आपने किया है, कितना समय लगाया है आपने। तो इट इज़ मोर देन ट्रांसपेरेंट, एवरीथिंग इज़ विजिबल। और ये जो सारा इस अथॉरिटी का लेखा जोखा है, भारत सरकार ने एक पोर्टल बनाया हुआ है परिवेश के नाम से। उस परिवेश के पोर्टल पे आप कभी जब भी आप अपनी कोई मीटिंग रखते हैं उसका एजेंडा आप उस पर लोड करते हैं और जब आप उस मीटिंग के केसेस को डिसाइड करते हैं तो उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग भी आप उस पर लोड करते हैं। ये दोनों अथॉरिटी का, सिया का भी और सीएक का भी, दोनों अथॉरिटी साइमल्टेनियसली अपने अपने एजेंडे नोट करती है। बेसिकली एजेंडा तो वही होता है जो सिया से गया सीएक में और उन्होंने किया, जब उन्होंने उसको अप्रेज करके भेज दिया तो वो अपने मिनट्स वेबसाइट इसी पे डालने मैंडेटरी है और उसके बाद में फिर जो फाइनल डिसीजन सिया लेती है उन पे तो उसको भी हम वेबसाइट पे डालते हैं। और आज इसी कारणवश हमने हरियाणा की भी सिया की वेबसाइट को लॉन्च किया है और इसका पर्पज़ ये है कि एक पैरेलल प्लेटफॉर्म दिया है जो हम उसी तरह की इंफॉर्मेशन रखेंगे जो परिवेश पोर्टल पे जाती है, लेकिन इसमें हमने थोड़ा सा एक और लिया है कि अपनी कंप्लायंस के लिए अपना कोई और एडेड कोई इन्फॉर्मेशन जो प्रोजेक्ट हरियाणा में रहते हैं, हरियाणा के हैं, उनसे साझा करने के लिए ये एक इन्फॉर्मेशन का नया प्लेटफॉर्म बनाया है। तो ये मोटे तौर पे मैंने आपसे जो डिटेल शेयर की हैं ये सिया का मेजर काम रहता है। और एक जो अभी आपको और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मैं शेयर करना चाहूँगा, मैंने आपसे स्क्रूटनी फीस का कर लिया, रैंकिंग का कर लिया। एक है अभी भारत सरकार ने एक और कम्युनिकेशन शायद जुलाई 2021 में किया था, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड SOPs, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये भारत सरकार ने, मंत्रालय ने इसलिए बनाया है, MOEF ने, कि जो केसेस वायलेशन में आते हों, जो केसेस नॉन कंप्लायंस में आते हों, तो उन पे आपने किस तरह से, क्या मेथडोलॉजी है, क्या प्रोसीजर है, आपने उन लोगों को अगर जुर्माना लगाना है या उनका जो एनवायरनमेंट डैमेज कॉस्ट डालनी है तो वो आप किस तरह से उसको क्या मेथडोलॉजी आप उस पर अडॉप्ट करेंगे। तो इसमें एक बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीका है। ये काफ़ी समय पहले भारत सरकार ने बना दी थी, बट कुछ जगह ये हाई कोर्ट में स्टे रहा और उसके बाद में मदुरई हाई कोर्ट के बाद में अब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इसको गो हेड कर दिया है कि आप ये जो सभी आपकी जो SOPs हैं, वायलेशन के केसेस और नॉन कंप्लायंस के केसेस आपने इसमें आपने हैंडल करने हैं। तो मोटे तौर पे मैं आपको सिया का सारा लगभग आपसे शेयर कर चुका हूँ और मैं इसी बात को लेके बस कंक्लूड करता हूँ कि हम सब लोगों की एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी हैव टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट एंड वी आर पार्ट ऑफ इट। आज सुबह की कॉन्फ्रेंस में
हमारे एक अधिकारी ने बहुत अच्छी बात कही जो मेरे दिल को भी बहुत छू के गई है कि एनवायरनमेंट इज़ लाइक ए गॉड। जैसे हम भगवान से लिबर्टी नहीं लेते हैं, इसी तरह से हमें एनवायरनमेंट से भी लिबर्टी नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो आने वाली जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन्स हैं वो आपसे सवाल पूछेंगी कि हरे जंगल कैसे होते थे और ये फौना और फ्लोरा कैसा होता था और एनवायरनमेंट में कम टेम्परेचर की जो चीज़ें थी वो कैसे होती थी, ये सब लुप्त हो जाएंगी और सब डैमेज हो जाएंगी। सो वी ऑल ओ ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे हम सब लोगों ने इंश्योर करना कि वातावरण को हमने आदर करना है, सम्मान करना है। और इस अथॉरिटी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हम सब लोग जो गाइडलाइंस सिया जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रेज करते हैं, इसीलिए ज़रूरत पड़ी, अदरवाइज़ ये 2006 से पहले सिया नहीं थी। 2008 में जैसे गठन हुआ, उससे पहले 1994 का एक स्थिति थी जहाँ पे अप्रेजल होता था, बट इस तरह से नहीं। सो अल्टीमेटली गवर्नमेंट रियलाइज द नीड कि वी नीड टू हैव वेरी मेथोडिकल systematic format where all projects can be appraised and can sensitize the project component। भाई अगर आपने ये फैक्ट्री लगानी है तो आपको ये पैरामीटर्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फ्रेश आप लोग गुरुग्राम में रहते हैं, आप लोग सभी इस बात से पूरी तरह जानकार हैं कि किस तरह से वाटर शॉर्टेज आने वाले समय में लगती है, किस तरह से आपको और चीज़ों की ज़रूरत है। बट वो एक बैलेंस व्यू आपको करके चलना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड नॉट सफ़र बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लॉस ऑफ एनवायरनमेंट। थैंक यू। दो चीज़ें हैं सर, आपने एसओपी का नाम दिया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। क्या आपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सिया ने बना लिया? अगर नहीं बना तो आप किस हिसाब से पास करते हो? जी मैंने आपसे जैसे बताया कि ये हमने आपको जो अभी डॉक्यूमेंट्स आपसे शेयर कर रहे हैं उसमें एक कॉपी हमने दी है। ये 7 जुलाई 2021 की है, ये हमने नहीं बनाई, ये भारत सरकार ने बनाई है। नहीं सर, हरियाणा की मैं बात कर रहा हूं। जी नहीं, वो नहीं, दो आपने बताया ए और बी टाइप, मैं बी टाइप की बात कर रहा हूं। ये सभी प्रोजेक्ट्स पे अगर कोई वायलेशन होंगी, ये जो पहले मैं बात बता दूं, एसओपी अदर ये भी लेटर है सर। एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है सर, जो हम अपनी पर्सनल संस्था को चलाने के लिए करते हैं, दैट इज द एसओपी। हाँ, आपके सवाल का मैं ये जवाब देता हूँ। पहली तो ये बात है, ये दोनों पे लागू होगा, भारतवर्ष पे भी और सरकार पे, राज्य सरकार पे भी। और जो भी उसमें जिस कैटेगरी की जो वायलेशन होगी उससे कोई डेविएट नहीं कर सकता, उसमें हर चीज़ प्रिस्क्राइब की हुई है। अगर कोई प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट बिना ईसी के वायलेशन कर लेता है और उस पर डैमेज या पेनल्टी लगती है तो 1% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है, ये है। और उसके आगे 0.25% एडिशनल उस पर कॉस्ट है। और इसके अलावा एक एक्सपर्ट कमेटी जो एनवायरनमेंट डैमेज असेसमेंट करेगी और उसकी जो रिकमेंडेशन होगी और जिस तरह की होगी वो अप्लाई होगा। अब बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है कि अगर ये तो वायलेशन हम लोग डिटेक्ट करते हैं, अगर कोई सपोज आप प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट हैं, आप आके खुद वॉलेंट्री डिस्क्लोजर करते हैं कि मेरे पार्ट पे मेरे प्रोजेक्ट में ये वायलेशन है और हो गई है, तो जो भी पेनल्टी के रेट्स हैं, जो भी प्रोसीजर इसमें डिफ़ाइन किए हुए हैं, वो 50% पे अप्लाई होंगे। सपोज आपका 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है और आपने उस पर आपने खुद आके डिस्क्लोज किया, तो वैसे नॉर्मल अगर हम डिटेक्ट करते तो आपको 1 करोड़ रुपया जुर्माना लगता, अदरवाइज इस पर 50 लाख रुपए। इसमें हमारी कोई डिस्क्रिशन नहीं है। एक स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर उन्होंने बना दिया वो थ्रू आउट द कंट्री, हर एक यूनियन टेरिटरी में, हर एक स्टेट में यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल होगा। दूसरा एक छोटा क्वेश्चन जी, आपने 20,000 स्क्वायर फीट का जिक्र किया। जी, स्क्वायर मीटर मीटर। अगर मैंने फिट कहा तो आई करेक्ट माई सेल्फ, मीटर। 20,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है जो ऑलरेडी बन चुके फार्म हाउस, क्या उनके ऊपर ये लागू होगा या नहीं? बिल्कुल लागू होगा, सब पे लागू। 20,000 स्क्वायर मीटर के ऊपर कोई बिल्डिंग बनी है तो लागू है। 20,000 स्क्वायर मीटर बिल्ट अप एरिया होना चाहिए। मैं इसको थोड़ा बताऊं कि
जहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ 20,000 स्क्वायर मीटर के पार हो गई है, उसकी बिना उसने अगर इसीलिए बना लिया है वो वायलेशन है। प्लॉट एरिया नहीं, बिल्ट अप एरिया, कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर उसने बिना इसीलिए कर दिया है तो वो वायलेशन है जी। तो मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा गुड़गांव फरीदाबाद ही है। जी। तो आपने कोई सूची मंगवाई है किस तरह की किसने वायलेशन कर रखा है? पहली बार जैसे मैंने आपको बताया, हमने एक ईसी की डायरेक्टरी बनाई है 2008 से लेके जो करंट महीने तक 1100, लगभग 1108, 10-20 ऊपर नीचे इसमें हो सकते हैं कोई, बट टू माई बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग 1108 की जो हमारी सूची है, इतने लोगों को ईसी ग्रांट हुई है। अब इसमें से वायलेशन के केसेस हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं। हम अपना एक कंप्लायंस का एनफोर्समेंट विंग और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ताकि हम लोग जो लोग इसमें वायलेशन कर रहे हैं तो उनको एसओपीज में लेके जो एक्शन बनता है तो उन पे कार्रवाई करेंगे। सर धीरे धीरे हिमालय भी पिघलता जा रहा है सर, और उससे भी इन्वायरमेंट के ऊपर फर्क पड़ रहा है, इसके ऊपर भारत सरकार का। देखिए, वैसे तो वो मेरा कार्य क्षेत्र नहीं है, बट बिल्कुल ये एक इको सेंसिटिव इशू है जहाँ पे भारत सरकार की अपनी पॉलिसी और अलग विंग है, जहाँ पे मेल्टिंग वाली बात कह रहे हैं या नदियों का पानी कंटेमिनेट हो रहा है या फॉरेस्ट आपके कट डाउन हो रहे हैं, तो उस पे भारत सरकार का अपना एक व्यू रहता है, अपने अलग अलग पॉलिसी रहती हैं। और ये जो अथॉरिटीज़ का जो गठन किया है, चाहे वो स्टेट लेवल पे है चाहे वो नेशनल लेवल पे है, तो ये पर्पज़ यही है कि अल्टीमेटली टू चेक दी लॉस एंड डैमेज टू दी एनवायरनमेंट बाय अडॉप्टिंग डिफरेंट मेथोडोलॉजीज। बस हो गया। हाँ प्लीज़ बताइए। एक्सप्रेस हाँ बताइए। अलग से बात थोड़ा लेट आया अलग से अच्छा। हो गया चलो दीदी को इतना यहाँ हो गया ना। अच्छा 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 अच्छा। गुड़गांव और फरीदाबाद बहुत पोल्यूशन को लेकर बिल्कुल है। और दूसरी बात आप ये देखिए, ज़्यादा डेवलपमेंट भी यहाँ पे हुई है। अब मज़े की